The concept of additional depreciation and provisions relating to additional depreciation प्रोवाइड किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A में। एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट एंड उसका रिलेटेड प्रोविजंस स्टडी करने के पहले एक बार डेप्रिसिएशन का ओवरव्यू ले लेना जरूरी है। डेप्रिसिएशन के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो डेप्रिसिएशन के बारे में जो स्टडी हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है उसका ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं। क्लियर? चलिए एक बार बोर्ड में डेप्रिसिएशन का ओवरव्यू को स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 32 में। सेक्शन नंबर 32 में बेसिकली दो सबसेक्शन है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 डेप्रिसिएशन को देखते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, और एसेट कितना प्रकार का है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 अगर पढ़ेंगे तो एसेट के बारे में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा टेंजिबल एसेट के ऊपर भी, इनटेंजिबल एसेट के ऊपर भी। टेंजिबल एसेट के अंडर आता है बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। तो इनकम टैक्स में टेंजिबल एसेट के अंडर केवल 3 प्रकार का एसेट आ रहा है, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। और इनटेंजिबल एसेट जो है उनके अंदर क्या आ रहा है, उनके अंदर आ रहे नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। फिर बता रहे एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल एसेट में आ रहे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, और इंटेंजिबल एसेट में आ रहे नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज, बिजनेस और कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। क्लियर है? नाउ डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए कंडीशन क्या है? एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो एसएससी जब डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम एसएससी को तब अलाउ किया जाएगा जब एसएससी ओनर है इस पर्टिकुलर एसेट का जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर रहे हैं। तो एसएससी मस्ट बी, नंबर 1 है एसएससी मस्ट बी द ओनर। ओनर को हम कैप्स में लिख रहे हैं। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट। एसएससी एसेट का ओनर है, एंड मतलब दोनों कंडीशन ही फुलफिल करना पड़ेगा, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 2 में क्या लिख रहे हैं? एसेट मस्ट बी यूज्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। यहां पे हम यूज्ड वर्ड को फोकस कर रहे हैं, यहां पे हम ओनर वर्ड को फोकस कर रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का क्लेम तब अलाउ किया जाएगा जब एसएससी उस पर्टिकुलर एसेट का ओनर है एंड वो एसेट एसएससी का अपना बिजनेस और प्रोफेशन में यूज्ड हुआ है। ये दो कंडीशन फुलफिल करने में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन हम अलाउ कर देंगे। सेक्शन 32 में दो पार्ट है सॉरी, सेक्शन 32 में दो पार्ट है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 बता रहे कि एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन कौन सा कंडीशन? जो कंडीशन 32(1) में दिया है। तो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। पीजीबीपी हेड में जब आप प्रॉफिट और गेन को कंप्यूट करोगे तब एसेट के अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। और सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2 क्या बता रहे? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है केवल डेप्रिसिएशन का कारण से पीजीबीपी हेड में लॉस अराइज नहीं कर सकते।
अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट 30 to 1 में कैलकुलेट होकर आ रहे 1600 और अवेलेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, अवेलेबल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1000, तो आप केवल 1000 ही यहां पे चार्ज कर पाओगे। डेप्रिसिएशन का कारण से बुक्स में लॉस अराइज नहीं कर सकते। बुक्स में प्रॉफिट तो जीरो हो सकता है बट लॉस अराइज नहीं कर सकते। तो आपने 1600 में केवल 1000 का डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम कर पाया। बाकी जो 600 आपने चार्ज नहीं कर पाया, क्लेम नहीं कर पाया, वो 600 को हम बोलेंगे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्लियर है? सेम टाइप का ट्रीटमेंट देखने का ऑप्शन आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसा ट्रीटमेंट आपको देखने का मौका मिलेगा जब आप 35(1)(4) पढ़ेंगे, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। ये क्या होता है? ये होता है साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया। और ये 36(1) का 9 ये क्या होता है? ये आपने फैमिली प्लानिंग के ऊपर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के ऊपर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, बट वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, तो उनमें भी सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सेम टाइप का ट्रीटमेंट 3 जगह में आपको मिलेगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में जो ट्रीटमेंट आपको अब देख रहे हो वो तो है ही, फिर और 2 जगह में मिलेगा, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9। छोड़ो, अभी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया, इनको हटा रहे। नाउ सॉरी, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, इनमें आपको 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो आ रहा है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, दूसरा सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, तीसरा सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A एंड लास्ट सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। क्या बात कर रहे हैं? सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 बता रहे एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बता रहे डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अब बताओगे सर एसएलएम भी है, डब्ल्यूडीवी भी है, कौन सा मेथड को अप्लाई करेंगे? जो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, इनको बोलेंगे पावर सेक्टर अंडरटेकिंग। पावर सेक्टर अंडरटेकिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑप्शन है वो एसएलएम भी ले सकते हो, डब्ल्यूडीवी भी ले सकते हैं, दोनों में कोई भी उनके पास ऑप्शन है। बट एक्सेप्ट पावर सेक्टर अंडरटेकिंग, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी जो इंडस्ट्री है, उनके लिए ऑप्शन है, उनके लिए मैंडेटरीली डब्ल्यूडीवी मेथड है, तो उनको तो डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना पड़ेगा। एसएलएम वाला उनके लिए ऑप्शन में नहीं आएगा। एसएलएम वाला ऑप्शन में आएगा पावर सेक्टर के लिए, तो पावर सेक्टर दोनों में कुछ भी ले सकते हैं ना। एसएलएम वाला को तो पावर सेक्टर बिना और कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। तो पावर सेक्टर जब एसएलएम को फॉलो करेगा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? यहां पे बता रहे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट के ऊपर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट, इंडिविजुअल एसेट का जो एक्चुअल कॉस्ट होगा उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब सेक्शन 43 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। आप सब लोग जानते हो कि डेफिनेशन का जो प्रोविजन होता है वो सेक्शन 2 में दिया रहता है। कोई भी लॉ में डेफिनेशन का प्रोविजन सेक्शन 2 में मिलता है, बट इनकम टैक्स में आपने देखा है डेफिनेशन का प्रोविजन सेक्शन 2 में तो है ही, उनके अलावा और भी बहुत सारा चैप्टर में डेफिनेशन दिया है। जैसे आपने जब सैलरी चैप्टर पढ़ा था, सैलरी चैप्टर में 15, 16, 17 3 सेक्शन था, बट 17 पढ़ने के टाइम में आपने डेफिनेशन देखा था। सैलरी चैप्टर में डेफिनेशन आपको दिया हुआ था सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 क्लॉज 1 सैलरी का डेफिनेशन, सेक्शन 17 क्लॉज 2 परक्विजिट का डेफिनेशन, सेक्शन 17 क्लॉज 3 प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का डेफिनेशन। ऐसे ही पीजीबीपी चैप्टर जो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 28 से और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 44 डीबी में, इनके अंदर एक सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 43। सेक्शन नंबर 43 में पीजीबीपी हेड का बहुत सारा डेफिनेशन मिलेगा।
और 43(1) में दिया एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन। तो 43(1) का हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन हो जाएगा, और वो एक्चुअल कॉस्ट किस चीज का एक्चुअल कॉस्ट? इंडिविजुअल एसेट का एक्चुअल कॉस्ट, उनके ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाई होगा। ये जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम यहां पे बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये रेट मतलब परसेंटेज, ये परसेंटेज कहां से मिलेगा? ये परसेंटेज पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपेंडिक्स 1A में। इनकम टैक्स रूल 1961 में रूल नंबर 5 के अंडर आता है अपेंडिक्स 1A, और अपेंडिक्स 1A में रेट दिया हुआ है एसएलएम के लिए डेप्रिसिएशन का। तो एसएलएम के लिए डेप्रिसिएशन का रेट आपको मिल जाएगा अपेंडिक्स 1A अंडर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 में। फिर आता है डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी तो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए ऑप्शनल है, बट बाकी इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी है। तो डब्ल्यूडीवी में कैसे कैलकुलेशन होगा डेप्रिसिएशन? डब्ल्यूडीवी में लिखा हुआ है कि रिटेन डाउन वैल्यू, अच्छा इनको सेग्रीगेट करके अलग कर रहे हैं। रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट का जो रिटेन डाउन वैल्यू है उनके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होगा। तो रिटेन डाउन वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? रिटेन डाउन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेफिनेशन में, सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 6। सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 1 होता है एक्चुअल कॉस्ट का डिटरमाइन करने के लिए प्रोविजन, 43 क्लॉज 6 होता है रिटेन डाउन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए प्रोविजन। तो एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन मिलेगा 43(1) में, और रिटेन डाउन वैल्यू का डेफिनेशन मिलेगा 43(6) में। किसका रिटेन डाउन वैल्यू? ब्लॉक ऑफ एसेट का। और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 11 में। तो डेफिनेशन वाला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2, उनमें क्लॉज नंबर 11 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है? ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है सेम नेचर का एसेट जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, उन सबको एक ग्रुप में रखेंगे और ग्रुप को बोलेंगे ब्लॉक। तो यहां पे तो इंडिविजुअल एसेट का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे थे, यहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं। और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? सेम नेचर का एसेट जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रहा है, उनको एक ब्लॉक माना जाता है। सॉरी, ब्लॉक ऑफ एसेट का जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उनके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू का डेफिनेशन तो आपको मिल गया, इनके ऊपर परसेंटेज को अप्लाई करते हैं। इनके ऊपर परसेंटेज कैसे अप्लाई करेंगे? इनके ऊपर परसेंटेज मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहे। तो ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनके ऊपर चार्ज हो रहे, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा कहां से? ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा अपेंडिक्स 1 से। अपेंडिक्स 1 अंडर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। इनकम टैक्स रूल 1962 का जो अपेंडिक्स नंबर 1 है, वो अपेंडिक्स नंबर 1 में डब्ल्यूडीवी मेथड में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो प्रोवाइडेड है, तो वहां से ले लेंगे और ब्लॉक ऑफ एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर वो रेट को अप्लाई करने के। यहां तक क्लियर हो गया? एसएलएम बोलो डब्ल्यूडीवी बोलो, इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, बट इनके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल होता है। ये डेप्रिसिएशन तो अवेलेबल है ही, इनको नॉर्मल बोलेंगे, इन दोनों को एक साथ बोलेंगे नॉर्मल। इनके अलावा और भी डेप्रिसिएशन अवेलेबल है जिनको बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो आपने जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A देख रहे हो, ये बेसिकली एडिशनल डेप्रिसिएशन है। एडिशनल डेप्रिसिएशन, अच्छा एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट में सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट में 20% एडिशनल का रेट दिया हुआ है। और इनके एक प्रोवाइसो है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A का फर्स्ट प्रोवाइसो। इनका जो फर्स्ट प्रोवाइसो है, फर्स्ट प्रोवाइसो में रेट दिया हुआ है, फर्स्ट प्रोवाइसो उनमें रेट दिया हुआ है 35%। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आप कौन सा रेट का कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इनके लिए अलग कंडीशन है, इनके लिए अलग कंडीशन है। अगर आप इन रेट का जो कंडीशन है उनको फुलफिल करोगे तो 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा, बट अगर आप ये वाला फॉलो कर रहे हो तो आपको 20% अलाउ किया जाएगा। अब एक सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 जब देखा था, इनमें दो प्रोवाइसो होता है जो हमने नहीं बताया, अभी बताएंगे क्योंकि इनके साथ लिंक करना है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 जो है, इनका दो प्रोवाइसो पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड प्रोवाइसो, सेकेंड प्रोवाइसो एंड थर्ड प्रोवाइसो। पहले सेकेंड पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे। किसका सेकेंड प्रोवाइसो, किसका थर्ड प्रोवाइसो?
सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का सेकेंड प्रोविजन, थर्ड प्रोविजन। ये क्या बता रहे हैं? सेकेंड प्रोविजन क्या बता रहे हैं? सेकेंड प्रोविजन बता रहे हैं कि चाहे नॉर्मल डेप्रिसिएशन चाहे एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ भी हो जाए, अगर एसेट जिस साल आपने एक्वायर्ड किया है उस साल पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है। जिस साल आपने एसेट को एक्वायर किया उन साल का बात हो रहा है। जिस साल में आपने एसेट को एक्वायर्ड किया उन साल में अगर एसेट पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है तो एसेट के ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपेंडिक्स 1 है, नहीं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो रेट फिर बता रहे जिस साल एसेट एक्वायर्ड हुआ है एंड पुट टू यूज हो रहे उन साल में अगर पुट टू यूज 180 दिन से कम है, जिस साल आपने एसेट को एक्वायर्ड किया है उस साल पुट टू यूज अगर 180 दिन से कम है तो डेप्रिसिएशन का जो रेट अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है, अपेंडिक्स 1A में दिया हुआ है, और नहीं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए 32(1)(2)A में दिया हुआ है, नहीं तो फर्स्ट प्रोविजन टू 32(1)(2)A में दिया हुआ है। इन सब रेट को आधा कर देंगे। इनमें जो भी रेट एप्लीकेबल है पूरा रेट हम ले नहीं पाएंगे। इनमें जो भी रेट एप्लीकेबल है पूरा रेट हम ले नहीं पाएंगे। इनमें जो रेट एप्लीकेबल है 20% हम 20% ले नहीं पाएंगे, हम 10 लेंगे। इनमें जो रेट एप्लीकेबल है फर्स्ट प्रोविजन में 35% हम 35% ले नहीं पाएंगे, हम आधा लेंगे 17.5%। अगर एसेट जिस साल एक्वायर्ड हुआ है उस साल पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है तो जो रेट प्रोवाइडेड है नॉर्मली वो रेट हम ले नहीं पाएंगे, उनका आधा लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बता रहे हैं। मतलब सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का जो सेकेंड प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो रहा है एसएलएम के लिए भी, डब्ल्यूडीवी के लिए भी और एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए भी। ये बात क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का जो थर्ड प्रोविजन है उनमें भी आएंगे। वो केवल एप्लीकेबल होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में। ये जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 इनका जो थर्ड प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा केवल एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में। मतलब एसएलएम और डब्ल्यूडीवी नॉर्मल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी तो नॉर्मल है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एडिशनल के लिए एप्लीकेबल होगा। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट एंड उसका रिलेटेड प्रोविजंस स्टडी करने में पता चल गया कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है स्पेसिफाइड टेंजेबल एसेट्स एंड और स्पेसिफाइड इंटेंजेबल एसेट्स का वैल्यू के ऊपर। बट बिजनेस अंडरटेकिंग के नेचर के ऊपर डेप्रिसिएशन का मेथड डिपेंड करते हैं। अगर बिजनेस अंडरटेकिंग के ऊपर एसएलएम मेथड एप्लीकेबल है तो इंडिविजुअल स्पेसिफाइड टेंजेबल एसेट एंड और इंडिविजुअल स्पेसिफाइड इंटेंजेबल एसेट का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर एसएलएम मेथड का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बट अगर बिजनेस अंडरटेकिंग के ऊपर डब्ल्यूडीवी मेथड एप्लीकेबल होता है तो रिलेटेड ब्लॉक ऑफ एसेट जो होता है वो बिजनेस अंडरटेकिंग का और रिलेटेड ब्लॉक ऑफ एसेट का जो डब्ल्यूडीवी होता है वो डब्ल्यूडीवी के ऊपर चार्ज किया जाता है डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड में। क्लियर है यहां तक? नाउ हम लोग को अभी समझना है कि कैसे ब्लॉक ऑफ एसेट का डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट किया जाता है, नहीं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आएगा। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का डब्ल्यूडीवी को कैलकुलेट करने का तरीका जो सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 6 में दिया गया उसको एक बार बोर्ड में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टडी करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आज का क्लास का मेन क्रक्स है। क्लियर? कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी computation of written down value for depreciation purpose। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डब्ल्यूडीवी चाहिए, उनके लिए हम डब्ल्यूडीवी को कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, तो डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए हम डब्ल्यूडीवी को कंप्यूट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डब्ल्यूडीवी, ये डब्ल्यूडीवी का डेफिनेशन कहां दिया है? डब्ल्यूडीवी का डेफिनेशन मिलेगा सेक्शन 43 क्लॉज 6 में। सेक्शन 43 क्लॉज 6 में, सेक्शन 43 क्लॉज 6 में डब्ल्यूडीवी का डेफिनेशन दिया है और ये पढ़ने में पता चलेगा कि डब्ल्यूडीवी कैसे हम कंप्यूट करेंगे। देखिए 43(6) में डब्ल्यूडीवी कंप्यूट करने का तरीका आपको मिल जाएगा, वो तरीका हम लिख रहे हैं यहां पे। एग्रीगेट ऑफ WDV of all depreciable asset
और डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब आप सब लोग जानते हो, यस, डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब क्या हो गया सर? टेंजेबल के लिए बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिटिंग, और इंटेंजिबल के लिए तो सारा ही पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब कुछ आएगा। तो एग्रीगेट ऑफ WDV ऑफ ऑल डेप्रिसिएबल एसेट्स falling within same block aggregate of WDV of all depreciable asset falling within same block at the beginning of the previous year. इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ओपनिंग WDV, मतलब लास्ट साल में जो क्लोजिंग WDV था वही इस साल का, इस करंट प्रीवियस ईयर का ओपनिंग WDV बन गया। तो जो फिगर है वो फिगर को लिखेंगे। फिर देखिए ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएबल एसेट्स फॉलिंग विद इन सेम ब्लॉक, सेम ब्लॉक में आना चाहिए, फॉलिंग विद इन सेम ब्लॉक acquired and put to use, acquired and put to use during previous year. क्लियर हो गया? लेस मनी पेएबल in respect of all depreciable asset falling within same block, falling within same block which is sold, discarded, demolished, destroyed together with scrap value if any. मतलब मनी इज पेएबल बाय होम, मनी इज पेएबल बाय बायर। हम एसएससी है, एसएससी अपना एसेट को बेच रहे, डेप्रिसिएबल एसेट को बेच रहे, और डेप्रिसिएबल एसेट बेचने में उनको पैसा मिलेगा तो मनी इज रिसीवेबल होना चाहिए। यस, ये मनी इज रिसीवेबल ही है। लॉ मेकर ने लॉ बनाने के टाइम में ऐसे लिख दिया मनी इज पेएबल, मनी इज पेएबल का मतलब होगा मनी इज पेएबल बाय बायर टू सेलर, मतलब टू एसएससी। तो यहाँ पे लॉ मेकर ने मनी इज पेएबल लिखा है तो इसलिए हम लोग भी मनी इज पेएबल ही लिखेंगे। क्लियर? तो मनी पेएबल बाय सेलर टू, सॉरी, मनी पेएबल बाय बायर, मनी पेएबल बाय बायर टू सेलर, मतलब टू एसएससी। क्लियर? तो लेस करेंगे, स्क्रैप होगा तो स्क्रैप ही लेस कर देंगे। तो जो बचेगा इन्हीं को आप बोल सकते हो WDV फॉर द, यहां पे आप लिख सकते हो WDV फॉर कंप्यूटेशन ऑफ और डेप्रिसिएशन। और इन वैल्यू के ऊपर अब अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ रेलिवेंट रेट को, अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ रेलिवेंट रेट को अप्लाई करोगे इन्हीं WDV के ऊपर और डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और वही डेप्रिसिएशन अब लेस करोगे ये वाला फिगर से, तब जो आएगा वो होगा क्लोजिंग WDV, और नेक्स्ट साल में वही बन जाएगा ओपनिंग WDV जैसे यहां पे बना था। बात समझ में आ गया? तो देखिए जो SLM मेथड
एसएलएम मेथड जो लोग फॉलो करते हैं, एसएलएम मेथड कौन फॉलो कर सकते हैं? पावर सेक्टर अंडरटेकिंग। पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एसएलएम ले सकते हैं। वो अगर एसएलएम लेगा तो इंडिविजुअल एसेट का जो एक्चुअल कॉस्ट है उन्हीं के ऊपर रेट अप्लाई होगा, वो रेलिवेंट रेट जो रेलिवेंट रेट दिया हुआ है अपेंडिक्स नंबर 1A में। और पावर सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्होंने डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर रहे हैं और बाकी सारा अंडरटेकिंग एक्सेप्ट पावर सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके लिए तो ऑप्शन नहीं है, उनके लिए तो मैंडेटरी डब्ल्यूडीवी है। तो जो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग डब्ल्यूडीवी मेथड को फॉलो कर रहे हैं और बाकी सारा इंडस्ट्री वो क्या करेगा? वो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करेगा। और डब्ल्यूडीवी मेथड में पहले ब्लॉक ऑफ एसेट का डब्ल्यूडीवी निकालना पड़ेगा। तो हमने ब्लॉक ऑफ एसेट का डब्ल्यूडीवी को निकालेंगे और उन्हीं डब्ल्यूडीवी के ऊपर हम क्या करेंगे? उन्हीं डब्ल्यूडीवी के ऊपर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो रेलिवेंट रेट दिया हुआ है अपेंडिक्स नंबर 1 में वो अप्लाई करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नाउ ये जो डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक हम निकाल रहे थे, ये डब्ल्यूडीवी का ब्लॉक निकालने के लिए आपको एक्चुअल कॉस्ट का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, चाहे एसएलएम है चाहे डब्ल्यूडीवी है, दोनों में ही एक्चुअल कॉस्ट का जरूरत पड़ रहा है। ये जो एक्चुअल कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 1 में, और यही तो आज का डिस्कशन है। सेक्शन 43 क्लॉज 1 एक्चुअल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो एक्चुअल कॉस्ट जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो एसएलएम के लिए भी डिटरमाइन कर रहे हैं और सेम हम डिटरमाइन करेंगे डब्ल्यूडीवी के लिए भी। तो एक्चुअल कॉस्ट दोनों जगह में काम में आता है, चाहे एसएलएम फॉलो हो रहे हैं चाहे डब्ल्यूडीवी फॉलो हो रहे हैं। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट एंड अ रिलेटेड प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अभी हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A को। आइए एक बार पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A को, देन हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज सेक्शन नंबर 32, दिस इज सबसेक्शन 1, दिस इज क्लॉज 1, दिस इज क्लॉज 2। हम लोग को जाना पड़ेगा क्लॉज 2A में। आइए, क्लॉज 2 के नीचे 6 प्रोवाइसो दिया गया, फिर आएगा क्लॉज 2A। देखिए, दिस इज क्लॉज 2A। अभी क्लॉज 2A को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। नाउ इन द केस ऑफ न्यू मशीनरी और प्लांट, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट को केवल एक्सटेंड किया जा सकता है एक स्पेशल टाइप का स्पेसिफाइड टेंजेबल डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट के रेस्पेक्ट में, और उस स्पेशल टाइप का स्पेसिफाइड टेंजेबल डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट का नाम है मशीनरी और प्लांट। तो मशीनरी और प्लांट के अलावा दूसरा कोई भी एसेट, चाहे वो टेंजेबल चाहे वो इंटेंजेबल, कोई भी एसेट के रेस्पेक्ट में एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ग्रांट नहीं किया जा सकता है। बट वो जो मशीनरी और प्लांट के रेस्पेक्ट में हम एडिशनल बेनिफिट ग्रांट करने के बारे में बात कर रहे हैं, वो मशीनरी और प्लांट का भी स्पेसिफिकेशन है। लिखा हुआ है मशीनरी और प्लांट को न्यू होना पड़ेगा, एंड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वो भी मशीनरी और प्लांट का कैटेगरी में इंक्लूड होता है। फिर भी वो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वाला मशीनरी और प्लांट के रेस्पेक्ट में एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ग्रांट नहीं किया जा सकता है। एंड और भी स्पेसिफिकेशन है, वो न्यू मशीनरी और प्लांट को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया है आफ्टर 31st डे ऑफ मार्च 2005। तो बात क्या बता रहे हैं? स्पेशल टाइप का स्पेसिफाइड टेंजेबल डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट के रेस्पेक्ट में एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ग्रांट किया जा सकता है, और वो स्पेशल टाइप का स्पेसिफाइड टेंजेबल डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट का नाम है मशीनरी और प्लांट। बट मशीनरी और प्लांट का भी स्पेसिफिकेशन है। फर्स्ट स्पेसिफिकेशन, मशीनरी और प्लांट को न्यू होना पड़ेगा। सेकंड स्पेसिफिकेशन, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वाला मशीनरी और प्लांट होने में नहीं चलेगा, मतलब अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वाला मशीनरी और प्लांट होना पड़ेगा। थर्ड, वो मशीनरी और प्लांट को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया है आफ्टर 31st डे ऑफ मार्च 2005। लॉ मेकर यही बता रहे हैं। आइए एक बार अंडरलाइन करना स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ न्यू मशीनरी और प्लांट, देखिए समझ में आ रहा है आपको? न्यू मशीनरी और प्लांट अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट which has been acquired and installed after the 31st day of March 2005 by an SSC। यहां तक क्लियर हो गया? बट एसएससी कौन सा टाइप का बिजनेस कैरी ऑन करने में एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ग्रांट किया जाएगा? लिखा हुआ है एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और नहीं तो इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो एसएससी may be involved in the business of production or manufacture of article or thing, or maybe SSC is engaged in the business of generation, distribution और ट्रांसमिशन ऑफ पावर। कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन ग्रांट किया जाएगा, मतलब क्वांटम क्या होने वाला है एडिशनल डेप्रिसिएशन का? देखिए लिखा हुआ है
ए फर्दर सम इक्वल टू 20%, तो 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन ग्रांट किया जाएगा एसएससी को। ये फर्दर सम इक्वल टू 20%, फर्दर का मतलब ये होता है एडिशनल। तो हम लोग जो एडिशनल वर्ड बता रहे हैं ये यहां से हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, फर्दर लिखा हुआ है। देखिए जब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकार्ड किया जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से अगर कोई डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट क्रिएट होता है, वो डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट का वैल्यू को हम लोग रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकार्ड किया गया है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट क्रिएट हुआ है और वो डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड टेंजिबल और स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट है, तो उस डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट का वैल्यू को हम लोग रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं। बट एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में नहीं करते, नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स में करते हैं, छोटा छोटा करके, मतलब टोटल वैल्यू को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स में, टोटल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट को स्प्रेड कर देते हैं नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स में, और एक एक पार्ट को एक एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन के नाम पे। यही तो होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो तो एसएससी को अलाउ किया जाएगा मशीनरी और प्लांट के रेस्पेक्ट में। अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, तो 15% तो चार्ज किया जाएगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर एक प्रीवियस ईयर में, जब तक वो कैपिटल एसेट का वैल्यू एग्जॉस्ट नहीं होता है, मतलब मशीनरी और प्लांट का वैल्यू एग्जॉस्ट नहीं होता है, तब तक तो 15% करके चार्ज किया जाएगा ना। इसके अलावा स्टार्टिंग ईयर में, मतलब जिस ईयर में एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया मशीनरी और प्लांट को, वो स्टार्टिंग ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा 20% के रूप में। मतलब स्टार्टिंग ईयर में अगर मशीनरी और प्लांट का नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट है 15 और एडिशनल 20, दोनों मिला के 35% रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज किया जाएगा। मतलब मशीनरी और प्लांट का 35% रेवेन्यू का अगेंस्ट में चार्ज किया जा रहा है स्टार्टिंग ईयर में, और रिमेनिंग 65% को चार्ज किया जाएगा रिमेनिंग प्रीवियस ईयर्स में। बात समझ में आ रहा है? मतलब बात वही सेम है कि कैपिटल एसेट का वैल्यू का 100% रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज किया जा रहा है। स्टार्टिंग का ईयर में नॉर्मल के रूप में एंड एडिशनल के रूप में, दोनों के रूप में चार्ज किया जा रहा है, और रिमेनिंग प्रीवियस ईयर्स में केवल नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज किया जा रहा है। एडिशनल का मतलब ये नहीं कि 100% के बियॉन्ड 20% दिया जा रहा है, 20% इज इंक्लूडेड इन 100%। बात समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग का ईयर में अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन मशीनरी और प्लांट का 15 है, तो स्टार्टिंग का ईयर में 15 तो नॉर्मल दिया जाएगा और रिमेनिंग प्रीवियस ईयर्स में भी 15% दिया जाएगा मशीनरी और प्लांट के रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रूप में। बट एडिशनल डेप्रिसिएशन के रूप में स्टार्टिंग ईयर में, मतलब जिस ईयर में मशीनरी और प्लांट को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया, वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन के रूप में 20% दिया जा रहा है। मतलब नॉर्मल 15 प्लस एडिशनल 20, दोनों मिलाकर 35%। तो रिमेनिंग 65% को रिमेनिंग प्रीवियस ईयर्स में रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज किया जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसीलिए लिखा हुआ है ए फर्दर सम इक्वल टू 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। तो जो मशीनरी और प्लांट का एक्चुअल कॉस्ट है उसका 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन के रूप में वो एक्विजिशन एंड इंस्टॉल वाला ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन के रूप में एसएससी को ग्रांट किया जाएगा। बट कौन सा एसएससी को? आप बोलोगे सर कोई भी एसएससी, चाहे वो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो जेनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कर रहे हैं पावर का। नहीं, यहाँ गलत कॉन्सेप्ट पैदा हो रहे हैं, आगे जाके आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, शैल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर क्लॉज 2। और क्लॉज 2 क्या होता है बताओ? WDV मेथड का डेप्रिसिएशन को, WDV मेथड का डेप्रिसिएशन को एडमिट करता है क्लॉज 2। मतलब सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बताता है WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर एसएससी ने WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल किया है अपना बिजनेस में, मतलब पावर सेक्टर अंडरटेकिंग जो इन्वॉल्व है पावर जेनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में, वो अगर WDV मेथड एप्लीकेबल किया है तभी उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ग्रांट किया जाएगा। देखो जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए तो मैंडेटरीली WDV मेथड ही एप्लीकेबल होता है, तो उनको तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा बाकी सारा कंडीशन सेटिस्फाई करने में। बट जो एसएससी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ जेनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर में, उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तब ग्रांट किया जाएगा जब वो अपना बिजनेस में WDV मेथड को अप्लाई किया फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। क्योंकि उसके लिए ऑप्शन होता है, वो चाहे तो SLM भी ले सकते हैं, वो चाहे तो WDV भी ले सकते हैं। वो अगर SLM ले लिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर क्लॉज 2, और अंडर क्लॉज 2 का मतलब ही होता है जो एसएससी ने WDV मेथड को अडॉप्ट किया है। बात यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे।
देन प्रोवाइसो को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को एक बार क्रिएट करते हैं आपका सुविधा के लिए। मानो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट X Limited has been operating and मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर मैंडेटरीली WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होता है एज पर सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिसाब से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर मैंडेटरीली WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होता है। एक्स लिमिटेड नाम का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके ऊपर भी मैंडेटरीली WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए रिलेटेड ब्लॉक ऑफ एसेट्स का WDV चाहिए जो कैलकुलेट होता है एज पर सेक्शन 43 क्लॉज 6। फिर उसके ऊपर रिलेटेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आ जाता है डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक्स लिमिटेड नाम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारा ब्लॉक्स ऑफ एसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एसेट्स को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एसेट्स का नाम मान लो B1 है और B1 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? All machineries and plants owned and used by the X Limited which attract 15% rate of depreciation as per Income Tax Act 1961 are coming together to constitute B1. I repeat, all machineries and plants owned and used by X Limited which attract 15% rate of depreciation are coming together to constitute block 1 मतलब B1। तो B1 में बेसिकली 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला मशीनरीज एंड प्लांट्स जो ओन्ड एंड यूज्ड किया जा रहा है एक्स लिमिटेड के द्वारा वो फॉल कर रहे हैं। क्लियर? तो हम यहाँ लिख रहे हैं ओपनिंग WDV और B1। ओपनिंग WDV मतलब हम डेटा ले रहे 1 अप्रैल 2019 का, तो 1 अप्रैल 2019 के डेट का ओपनिंग WDV हम ले रहे हैं। मानिए कि ₹5,20,000 ओपनिंग WDV है और B1 के अंडर आ रहे, मतलब B1 में कौन कौन सा मशीनरी फॉल कर रहा है? 15% वाला वो सारा मशीनरीज एंड प्लांट्स जो ओन्ड एंड यूज्ड करता है एक्स लिमिटेड, और उसका लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। P1 आ रहे, P2 आ रहे एंड P3 आ रहे। तो P1, P2, P3 इन सब का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है और सारा प्लांट्स ओन्ड एंड यूज्ड बाय एक्स लिमिटेड है। तो P1, P2, P3 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला प्लांट्स है, उसको ओन्ड एंड यूज्ड करते हैं एक्स लिमिटेड। वो एक ही ब्लॉक के अंडर आ रहे B1 जिसका ओपनिंग WDV है 5,20,000। क्लियर? तो 3 प्लांट से मिला के WDV सो रहे 5,20,000। हम आपको डेटा दे रहे कि मानो एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो सेक्शन 43 क्लॉज 1 का हिसाब से डिटरमाइंड होता है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट P4 acquired and installed by X Limited on 6th June 2019
amounting to rupees 80,000। तो क्या बात कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट P4 acquired and installed by X Limited on 6 June 2019 amounting to rupees 80,000। और एक डेटा हम आपको दे रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 का। X Limited सोल्ड प्लांट 2 P2 को सेल कर दिया फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 1 lakh on 7th July 2019। नाउ आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? आप बोलोगे सर पहले तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का WDV को कंप्यूट करना पड़ेगा। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का WDV जब कंप्यूट हो जाएगा तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल करेंगे तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वेरी गुड। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बोलिए क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ WDV of block 1 of X Limited computation of WDV of block 1 of X Limited for the purpose of determining depreciation। Relating to the previous year, (1920) and assessment year 2021। क्लियर? WDV जो हम कंप्यूट कर रहे हो कौन सा सेक्शन का हिसाब से कंप्यूट कर रहे हैं आप लोग जानते हो, सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 6 का हिसाब से कंप्यूट कर रहे हैं। और ये डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग ऑलरेडी बोर्ड में सेक्शन 43 क्लॉज 6 को डिस्कस करके आए। सेक्शन 43 क्लॉज 6 का दिया हुआ प्री डिफाइंड फॉर्मेट को हमने डिस्कस किया। वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट का हिसाब से हम लोग WDV को कंप्यूट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन। बोलिए सेक्शन 43 क्लॉज 6 का प्री डिफाइंड फॉर्मेट में स्टार्टिंग में क्या आता है? आप बोलोगे सर एग्रीगेट ऑफ ऑल WDV aggregate of all WDV of depreciable assets falling within the block 1 aggregate of all WDV of depreciable asset comma falling within the block 1। सेम ब्लॉक मतलब यहाँ पे ब्लॉक 1 होगा इसलिए हम सेम ब्लॉक वर्ड नहीं लिख रहे, हम लिख रहे ब्लॉक 1 फॉलिंग विद इन दिस ब्लॉक 1 क्योंकि ब्लॉक का नाम मुझे पता है। फॉलिंग विद इन दी ब्लॉक 1 B1। तो एग्रीगेट ऑफ ऑल WDV ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट फॉलिंग विद इन द सेम ब्लॉक मतलब ब्लॉक 1 एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर
ब्रैकेट में लिख रहे हो ओपनिंग WDV। और ओपनिंग WDV का फिगर दिया हुआ था 5,20,000। सेक्शन 43 क्लॉज 6 का हिसाब से फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आना चाहिए ऐड एक्चुअल कॉस्ट। तो ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। किसका एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑल depreciable assets falling within the block 1 acquired and installed during the previous year 1920। और फिगर कितना है बताइए? 80,000। तो वैल्यू ऑफ ब्लॉक बनेगा कितना? 6 lakhs। वैल्यू ऑफ ब्लॉक 6 lakhs। जिसके अंडर प्लांट 1 प्लस प्लांट 2 प्लस प्लांट 3 प्लस प्लांट 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेस करेंगे। सेक्शन 43 क्लॉज 6 का हिसाब से फॉर्मेट फॉलो हो रहे। लेस जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे मनीज पेबल in respect of all depreciable assets falling within the block 1 which is sold discarded or demolished during the previous year 1920। और हम लोग जानते हैं P2 वाला एसेट्स को, P2 वाला जो प्लान है उनको सेल कर दिया था एक्स लिमिटेड ने। और कितना वैल्यू में सेल किया था? 1 लाख। तो 5 लाख आर एट WDV फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। WDV as per section 43(6) of IT Act for the purpose of computing depreciation
तो 5 लाख वाला जो WDV है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज करना है, उसके अंडर बेसिकली कौन कौन सा एसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं? आप बोलोगे सर प्लांट 1 एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस प्लांट 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस प्लांट 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये 3 प्लांट मिला के WDV है 5 लाख। ठीक है, हम ऐसे नहीं देखते, हम तो ब्लॉक देखते हैं। ब्लॉक का WDV है 5 लाख। फिर भी हमने देख लिया कि ब्लॉक के अंदर 3 एसेट अभी है। क्लियर? नाउ अभी 5 लाख वाला ब्लॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हम लोग लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल वाला, देन एडिशनल वाला, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी एप्लीकेबल होगा। तो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 WDV मेथड का डेप्रिसिएशन, जिसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अंडर हम लोग लिखेंगे कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे न्यू वर्ड को, एंड कैटेगरी बी के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे बैलेंस वर्ड। नाइनटीन 20 प्रीवियस ईयर में एक्स लिमिटेड केवल एक ही स्पेसिफाइड डेप्रेसेबल कैपिटल एसेट को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया था, वो है P4। तो P4 वाला जो प्लांट है वही न्यू स्पेसिफाइड डेप्रेसेबल कैपिटल एसेट है इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर 1920, और वो ब्लॉक 1 में फॉल कर रहे थे। आपने ब्लॉक 1 का एंटायर WDV कैलकुलेट किया है एज पर सेक्शन 43 क्लॉज नंबर 6 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग और फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पर्पस में आपने ब्लॉक 1 का एंटायर WDV कैलकुलेट किया था, और वो आया था ₹5 लाख। आउट ऑफ ₹5 लाख स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट जिसको एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया था 1920 प्रीवियस ईयर में, उसका WDV कितना है, मतलब P4 का WDV कितना है? अब बताओगे सर P4 का WDV है 80,000। वेरी गुड। तो P4 वाला जो एसेट है जिसका WDV 80,000 है, वो ब्लॉक 1 के अंडर फॉल किया, मतलब 80,000 इज इंक्लूडेड इन 5 लाख। तो एंटायर 5 लाख के लिए डेप्रिसिएशन का रेट एप्लीकेबल कितना है? 15%। तो 80,000 के ऊपर भी तो 15% ही एप्लीकेबल है। बट आप लोग जानते हो कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर कोई स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया जाता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, अगर कोई कैपिटल एसेट को स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया है, तो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए जिस प्रीवियस ईयर में स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया है, उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को लेकर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। मतलब देखना पड़ता है कि जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया था, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट को पुट टू यूज कितना पीरियड के लिए किया गया था, पुट टू यूज कितना पीरियड के लिए किया गया था। अगर पुट टू यूज किया गया था 180 डेज और उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो जो ब्लॉक में एप्लीकेबल रेट है वही अप्लाई करो नया वाला के ऊपर भी। बट अगर वो स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट पुट टू यूज हुआ था लेस देन 180 डेज इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, तब तो जो ब्लॉक के लिए रेट एप्लीकेबल है उसका 50%, मतलब इन दैट केस 15% का 50%, 15% का 50%, मतलब 7.5% एप्लीकेबल होगा। अब बता मुझे न्यू, मतलब ये जो P4 वाला स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट है, P4 वाला स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया था, और पुट टू यूज कितना पीरियड के लिए किया गया था?
180 डेज उससे ज़्यादा पीरियड के लिए कि उससे कम पीरियड के लिए। अब बताओगे सर 6 जून के डेट में इसको एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया था, मतलब मोर देन 180 डेज, 180 और मोर देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ है ये वाला पर्टिकुलर कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर 1920। तो इसलिए इसके ऊपर जो ब्लॉक ऑफ एसेट B1 का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15, वो 15 ही एप्लीकेबल होगा। 15 का आधा मतलब 7.5% तब एप्लीकेबल होता है जब पुट टू यूज 180 डेज से कम पीरियड के लिए किया जाता। यहाँ पे तो ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ पे 180 और उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पे पूरा 15% रेट को अप्लाई करेंगे, 15 का 50% अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? तो 15% कितना आएगा बताओ? 12,000 आएगा। और बैलेंस कितना है? अब बताओगे सर ब्लॉक 1 का एंटायर WDV है 5 लाख और न्यू का है 80,000। न्यू के ऊपर तो ऊपर भी कैलकुलेशन हो गया, तो अभी ओल्ड के लिए कैलकुलेशन करना है, मतलब बैलेंस के लिए कैलकुलेशन करना है। तो बैलेंस कितना है? 4,20,000। 4,20,000 के ऊपर 15% कितना आता है? 4,20,000 के ऊपर 15% का मतलब एक बार कैलकुलेशन करके देखो, 63,000 आ रहे। एम आई राइट? तो दोनों मिला के कितना आ रहे? 75,000। तो 75,000 हो रहे नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। अभी करेंगे हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। लॉ मेकर ने बताया था फर्दर डेप्रिसिएशन। एट द रेट 20%। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या? न्यू मशीनरी और प्लांट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल होना चाहिए और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रेस्पेक्ट पे होना चाहिए, तभी जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। तो हम लिखेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन तो केवल न्यू प्लांट मशीनरी के रेस्पेक्ट में मिलेगा, मतलब ₹80,000 के रेस्पेक्ट में मिलेगा। सारा एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, इसलिए सीधा हम 20% चार्ज करेंगे। मतलब आप देखो स्टार्टिंग ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 के रेस्पेक्ट में न्यू जो प्लांट मशीनरी था, यहाँ पे P4 न्यू प्लांट के रेस्पेक्ट में 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन, दिस वन 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब 35% डेप्रिसिएशन ग्रांट किया जा रहा है। बात समझ में आ गया? और रिमेनिंग 65% ग्रांट किया जाएगा आगे का प्रीवियस ईयर्स में। तो 20% कितना आएगा? आप बोलोगे सर 16,000। बात क्लियर हो गया? तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन न्यू एंड बैलेंस मिला के 75,000 एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू के रेस्पेक्ट में 16,000, बस खत्म। टोटल डेप्रिसिएशन आ रहे 91,000। क्लियर है? दिस इज द एंटायर डेप्रिसिएशन। नाउ एंड में हम लिख देंगे WDV एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक 1। WDV of block 1 as on 31st March 2020, मतलब क्लोजिंग WDV।
और क्लोजिंग WDV का फिगर हो रहा है ₹5 lakhs। WDV था फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, वहां से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 91, तो क्लोजिंग WDV आ जाएगा रिमेनिंग फिगर, मतलब 4,09,000। मतलब this will be opening WDV for the previous year 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 के डेट में ओपनिंग WDV शो होगा 4,09,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक 1 ऑफ एक्स लिमिटेड। क्लियर? तो सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A का डिस्कशन कंप्लीट होता है एंड आगे हम लोग डिस्कशन कैरी ऑन करते हैं सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A का प्रोवाइसो का। आइए प्रोवाइसो को डिस्कस करते हैं। प्रोवाइसो क्या बता रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट पेयर एंड एसएससी सेट्स अप मतलब एस्टैब्लिशेस एन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग ऑन और आफ्टर 1st of April 2015 in any backward area notified by the central government in this PF in the state of Andhra Pradesh or in the state of Bihar or in the state of Telangana or in the state of West Bengal। आपने सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A डिस्कस किया है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A बेसिकली एसएससी को ग्रांट कर रहे थे 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए न्यू मशीनरी और प्लांट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। अभी हम लोग सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A का प्रोवाइसो स्टडी कर रहे हैं। प्रोवाइसो भी कुछ ना कुछ बेनिफिट ग्रांट कर रहे हैं, बट वो कौन सा बेनिफिट वो हम आगे जाकर आइडेंटिफाई करेंगे। बट बेनिफिट पाने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है उसमें हम फोकस कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है बताओ? आप बोलोगे सर कोई भी एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग जिसको एस्टैब्लिश किया गया है ऑन और आफ्टर 1st of April 2015 फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, बट एस्टैब्लिश कहाँ किया गया है? बैकवर्ड नोटिफाइड एरिया। नोटिफाई कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बैकवर्ड नोटिफाइड एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और नहीं तो इन द स्टेट ऑफ बिहार और नहीं तो इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना और नहीं तो इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल का कोई बैकवर्ड नोटिफाइड एरिया में एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग को एस्टैब्लिश किया गया है ऑन और आफ्टर 1st day of April 2015 फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, ये कंडीशन है। क्लियर? नेक्स्ट, and acquires and installs any new machinery or plant other than ships and aircraft for the purpose of the said undertaking or enterprise during the period beginning on the 1st day of April 2015 and ending before the 1st day of April 2020 in the said backward area, then the provisions of clause 2A shall have effect as if the words 20%, the words 35% had been substituted। मतलब क्या बन रहा है? कंडीशंस आपको समझ में आ गया? कंडीशंस क्या बता रहे हैं? नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया मतलब आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल का नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में अगर कोई एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग को एस्टैब्लिश किया गया है ऑन और आफ्टर 1st day of April 2015 फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और वही अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज में न्यू मशीनरी और प्लांट को एक्वायर्स एंड इंस्टॉल किया गया है 1st day of April 2015 और उसके बाद का कोई डेट में, बट बिफोर 1st day of April 2020 में, मतलब अप टू 31st March 2020 के अंदर। क्या बता रहे? अगर आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल का नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में कोई एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग को एस्टैब्लिश किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और वही अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज में कोई न्यू मशीनरी और प्लांट को एक्वायर एंड इंस्टॉल किया गया है विद इन 1st day of April 2015 टू 31st day of March 2020 के अंदर, मतलब अप टू 31st March 2020 के अंदर, तब वो न्यू मशीनरी और प्लांट जिसको एक्वायर एंड इंस्टॉल किया गया है उसके रेस्पेक्ट में 35% डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा एडिशनली। मतलब जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है अलाउ किया ही जाएगा, बट एडिशनल 35% डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। अब बोलोगे सर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो 20% होता था। हाँ, बट इस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% आप पढ़ोगे।
मतलब वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के लिए ज़्यादा एडवांटेज दिया गया है। अगर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में कोई एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश किया जाएगा और उसमें मशीनरी और प्लांट को एक्वायर एंड इंस्टॉल किया जाएगा तो न्यू मशीनरी और प्लांट के रेस्पेक्ट में 35% एडिशनल बेनिफिट ग्रांट किया जाएगा, बट इसमें टाइम लिमिट है। क्लियर? टाइम लिमिट के अंदर करना पड़ेगा, तब जाके 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं, 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन। मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसे मिलता था वो तो मिलेगा ही, साथ साथ एडिशनल 35% डेप्रिसिएशन मिलेगा वो पर्टिकुलर पीवीएस ईयर में, जिस पर्टिकुलर पीवीएस ईयर में वो न्यू मशीनरी एंड प्लांट को एक्वायर एंड इंस्टॉल किया गया था वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया का एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? क्लियर होगी? वेरी गुड। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इन द प्रीवियस एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड नाम का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने एडिशनल डेप्रिसिएशन कंप्यूट किए थे एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A एट द रेट ऑफ 20% ऑन द WDV ऑफ द न्यू प्लांट P4 acquired and installed during the previous year 1920. Now I shall share with you some additional informations so that we can compute additional depreciation at the rate of 35% instead of 20% as per first proviso to section number 32 subsection 1 clause 2A. आइए वो सारा इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर 1, एक्स लिमिटेड नाम का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ है ऑन 5th May 2015 और प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या था? इन दी बैकवर्ड notified area in the state of West Bengal. सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A का फर्स्ट प्रोवाइसो एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिया था इन ऑर्डर टू गेट 35% ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। और फर्स्ट प्रोवाइसो का एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या था? लिखा हुआ था एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग। देखिए एक्स लिमिटेड एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग को एस्टैब्लिश्ड होना पड़ेगा ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2015 के डेट पे। हुआ है एक्स लिमिटेड 5th day ऑफ May 2015 के डेट पे एस्टैब्लिश्ड, लिखा गया था ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2015, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। सेकंड लिखा हुआ था वो एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। ऑब्वियसली एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर करेंगे कोई ना कोई आर्टिकल और थिंग एक्स लिमिटेड, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। नेक्स्ट लिखा गया था कि एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2015 के डेट पे फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, इन द बैकवर्ड नोटिफाइड एरिया इन द स्टेट ऑफ, इधर तो आंध्र प्रदेश, नहीं तो बिहार, नहीं तो तेलंगाना, नहीं तो वेस्ट बंगाल। हमने ले लिया एक्स लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड हुआ है इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड नोटिफाइड एरिया इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन दिया गया था वो एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग में कोई न्यू प्लांट और मशीनरी एक्वायर एंड इंस्टॉल होना पड़ेगा, वो भी हुआ है। देखिए एक्वायर एंड इंस्टॉल हुआ है P4 वाला प्लांट, और वो न्यू प्लांट और मशीनरी एक्वायर एंड इंस्टॉल होना पड़ेगा ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2015 के डेट पे, बट विद इन 31 मार्च 2020 के डेट पे, मतलब अप टू 31 मार्च 2020 के डेट में वो हुआ है। देखिए 6 जून 2019 के डेट पे एक्वायर एंड इंस्टॉल हुआ था 80,000 एक्चुअल कॉस्ट वाला प्लांट P4। तो अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा एट द रेट ऑफ 35% डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो चलिए कंप्यूट करते हैं। देखिए जो 43.6 हम लोग कंप्यूट किए थे WDV फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यहाँ तक तो सोल्यूशन सेम रहेगा, तो इसको हम फिर से कंप्यूट नहीं करेंगे।
नेक्स्ट जो दिया गया है वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट बार भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का हिसाब से। इस बार भी तो वही करना है एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, एडिशनल डेप्रिसिएशन में चेंजेस आने वाला है, क्योंकि लास्ट बार हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किए थे एज पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A का हिसाब से। बट दिस टाइम वी शैल कैलकुलेट द additional depreciation as per first proviso to section 32 subsection 1 clause 2A। क्लियर है यहाँ तक? आइए एडिशनल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ तक सेम है, केवल एडिशनल डेप्रिसिएशन से चेंजेस आने वाला है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग चेंज करेंगे। लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन, ऊपर में लिख दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, on the basis of additional information depreciation, सीधा लिख देते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन in accordance with first proviso to section number 32 subsection 1 clause 2A। और कैलकुलेशन में क्या आएगा बताओ? WDV कितना है न्यू प्लांट का P4 का? आप बोलोगे सर 80,000 WDV था। वेरी गुड। ब्लॉक का WDV था 5 लाख, उसमें से P4 का WDV था 80,000। तो 80,000 के ऊपर हम 35% कैलकुलेट करेंगे दिस टाइम। कितना आने वाला है? 28,000। तो मतलब डेप्रिसिएशन अलाउएबल कितना हो जाएगा दिस टाइम आफ्टर कंसिडरिंग दिस एडिशनल डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अलाउएबल अगेंस्ट ब्लॉक 1, depreciation allowable against block 1 of X Limited कितना अलाउबल होगा बताइए? नॉर्मल कितना है? नॉर्मल जैसा था वही होगा। नॉर्मल कितना आया था बताइए? 75,000 आया था नॉर्मल। तो नॉर्मल तो 75,000 ही आएगा, 75,000 एंड एडिशनल दिस बार चेंज होकर आएगा 28। लास्ट बार कितना आया था? लास्ट बार आया था 16। तो चेंजेस केवल इधर आ रहे हैं, देखो हम स्पेसिफाई कर, चेंजेस केवल इधर आ रहे हैं। लास्ट बार आया था 16, इस बार आएगा 28। तो 75 प्लस 28 जस्ट ए मिनट। कुछ प्रॉब्लम अराइज किया है स्क्रीन पे, जस्ट ए मिनट। नाउ कंटिन्यू कर सकते हैं। 28,000 तो बताइए टोटल में कितना आ रहा है?
1,03,000, राइट। तो WDV कितना होने वाला है? WDV ऑफ ब्लॉक 1 of X Limited as on 31st March 2020, मतलब क्लोजिंग WDV 1920 का क्लोजिंग WDV, मतलब 2021 का ओपनिंग WDV कितना आएगा? अब बताएंगे सर। ₹5 लाख WDV था फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,03,000। क्लियर? मतलब आने वाला है 3,97,000। यही हो जाएगा ओपनिंग WDV फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। बात क्लियर यहां तक? तो हमने सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A कर लिया, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A का फर्स्ट प्रोविजो भी कर लिया। अभी हम लोगों को एक बार बेसिक में जाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का, जहां पे लिखा हुआ था 180 डेज और उससे ज़्यादा टाइम पुट टू यूज़ करने में न्यू प्लांट और मशीनरी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो पूरा अलाउ किया जाएगा। और अगर 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया गया है तो वो नया प्लांट एंड मशीनरी जिस साल एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल हुआ है उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ब्लॉक का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका आधा एप्लीकेबल किया जाएगा, है ना। चलिए एक बार डेप्रिसिएशन का बेसिक में आइए। This is section 32. This is subsection 1. This is clause 1. This is clause 2 under subsection 1. And next दिया गया है proviso to clause 2. This is first proviso. This is second proviso. And this is third proviso. सेकेंड एंड थर्ड प्रोवाइसो को लेकर हम लोग अभी कंसंट्रेट करेंगे। सेकेंड एंड थर्ड प्रोवाइसो, पहले सेकेंड प्रोवाइसो में क्या लिखा गया है उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन एसेट को लेकर बात हो रही है, इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर एसेट को एक्वायर्ड किया गया एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में and is put to use for the purpose of business or profession for a period of less than 180 days in that previous year in which it is acquired, the deduction under this subsection, मतलब section 32 subsection 1, in respect of such asset shall be restricted to 50%। तो अगर 15% मिलना था तो मिलेगा कितना? 7.5%। बात समझ में आ रहा है? अगर 20% मिलना था तो मिलेगा कितना? 10%। अगर 35% मिलना था तो मिलेगा कितना? 17.5%। और ये हर एक केस में एप्लीकेबल हो रहा है जहाँ पे एसेट को रेफर किया गया है इन क्लॉज 1 में। क्लॉज 1 का मतलब जहाँ पे एसएलएम मेथड का डेप्रिसिएशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्लॉज 2 मतलब जहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड का डेप्रिसिएशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्लॉज 2A मतलब जहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है 20% वाला। और फर्स्ट प्रोवाइसो टू क्लॉज 2A मतलब जहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है 35% वाला। वो हर एक केस में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है उसका आधा अलाउ किया जाएगा, क्योंकि एसेट को एक्वायर्ड करने के बाद पुट टू यूज किया गया है 180 डेज से कम पीरियड के लिए इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्वायर्ड। तो न्यू एसेट के लिए एक्विजिशन वाला ईयर में ऐसा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। आपने सुना ही था डेप्रिसिएशन जब आपने किया था। अभी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लास चल रहा है। नाउ थर्ड प्रोवाइसो क्या बता रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेयर एन एसेट रेफर्ड टू इन क्लॉज 2A मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% वाला, और द फर्स्ट प्रोवाइसो टू क्लॉज 2A
मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% वाला। लिखो है provided also that where an asset referred to in clause 2A or the first proviso to clause 2A as the case may be is acquired by the assessor during the previous year and is put to use for the purpose of business or profession for a period of less than 180 days in that previous year in which it is acquired, and the deduction under this subsection in respect of such asset is restricted to 50% of the amount calculated at the percentage prescribed for an asset under clause 2A for that previous year, then the deduction for the balance 50% of the amount calculated at the percentage prescribed for such asset under clause 2A shall be allowed under this subsection in the immediately succeeding previous year in respect of such asset। मतलब अगर 50% अलाउ किया गया था एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो सक्सेडिंग प्रीवियस ईयर में रिमेनिंग 50% को अलाउ किया जाएगा। बात समझ में नहीं आया? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्रिएट करने में जरूर समझ में आएगा। आइए पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखते हैं, देन ये प्रोविजन को स्टडी करने में सारा समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को क्रिएट करते हैं। मानो कि ओपनिंग WDV 1920 का ओपनिंग WDV ले रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2019 का डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक 1, और ब्लॉक 1 कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? ब्लॉक 1 में प्लांट एंड मशीनरी 15% रेट वाला आ रहा है। क्लियर? तो ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक 1 ऑफ एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। $5 लाख हम ले रहे हैं। क्लियर? ओपनिंग WDV जो है इसके अंडर आ रहे प्लांट 1 प्लस प्लांट 2 प्लस प्लांट 3, ये 3 प्लांट मिला के WDV है 5 लाख। क्लियर? नाउ फिर हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑल डेप्रेसेबल एसेट्स फॉलिंग विद इन द सेम ब्लॉक विच इज एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ऐसे करते हैं एडिशन। तो करेंगे हम लोग एडिशन, बट लिखेंगे नहीं, अब लिखोगे। क्लियर? नाउ प्लस कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑल डेप्रेसेबल एसेट्स फॉलिंग विद इन द सेम ब्लॉक विच इज एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको ऐड कर रहे हैं। चलिए, तो ऐड हो रहे प्लांट 4 को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और इसको यूज किया गया है फॉर मोर देन 180 डेज। क्लियर? और प्लांट 5 ले रहे, इसको भी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसको यूज किया गया है फॉर लेस देन 180 डेज। इसका इंप्लीकेशन क्या होता है आप लोग जानते हो? नाउ एक्चुअल कॉस्ट ले लो। P4 का एक्चुअल कॉस्ट है 60,000 और P5 का एक्चुअल कॉस्ट है 40,000, और दोनों मिला के न्यू एडिशन हो रहे 1 लाख का। तो वैल्यू ऑफ ब्लॉक बन रहे वैल्यू ऑफ ब्लॉक 1 बन रहे जिसमें P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 आ रहे 6 लाख। फिर हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं, मनी इज पेबल in respect of all depreciable assets falling within the same block which is sold, discarded, demolished or destroyed during the previous year।
तो मानिए कि प्रीवियस ईयर में सेल किया गया है P3 वाला प्लांट को, तो हम लिख रहे हैं P3 सेल हो गया, और P3 सेल हुआ है 1 लाख वैल्यू पे। तो 5 लाख जो बन रहा है ये WDV बन रहा है, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं WDV एज पर सेक्शन नंबर 43 क्लॉज नंबर 6 of the Income Tax Act 1961 for the purpose of charging depreciation. अभी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउएबल, अंडर सेक्शन 32 पहले लेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 नॉर्मल डेप्रिसिएशन। WDV मेथड अप्लाई हो रहा, इसलिए क्लॉज 2 ले रहे हैं। SLM होता तो क्लॉज 1 लेते। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन, बोलिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन में पहले न्यू प्लांट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, फिर ओल्ड प्लांट के रेस्पेक्ट में, मतलब बैलेंस प्लांट के रेस्पेक्ट में देखेंगे। न्यू में 2 आ रहे हैं, एक तो प्लांट 4, दूसरा प्लांट 5 आ रहे हैं। प्लांट 4 का WDV कितना? अब बताओगे सर प्लांट 4 का WDV है 60,000 और प्लांट 5 का WDV कितना है? अब बताओगे सर प्लांट 5 का WDV है 40,000, राइट। नाउ 60,000 के ऊपर 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। ब्लॉक का रेट 15% है और पूरा 15% अप्लाई होगा, क्योंकि मोर देन 180 डेज यूज किया गया प्लांट को, P4 को, तो इसलिए हम ले रहे हैं 15%, मतलब 9,000 आ रहा है। नेक्स्ट प्लांट 5 40,000 WDV है और इसको यूज किया गया था लेस देन 180 डेज, मतलब ब्लॉक का जो रेट है वो पूरा रेट अप्लाई नहीं होगा, उसका 50% अप्लाई होगा। तो 15 का 50% मतलब 7.5%। तो 40,000 के ऊपर 7.5% मतलब आएगा 3,000। क्लियर हो गया? नाउ तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन में न्यू जो प्लांट था P4 एंड P5 उसके रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अभी बैलेंस प्लांट के रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते। बैलेंस कितना है? अब बताओगे सर पूरा ब्लॉक का, एंटायर ब्लॉक 1 का WDV था 5 लाख और उसमें से P4 एंड P5 को लेस करना पड़ेगा। P4 का वैल्यू है 60,000, P5 का वैल्यू है 40,000, तो 60,000 एंड 40,000 लेस हो, मतलब आएगा 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 15% अप्लाई करेंगे, तो 4 लाख के ऊपर 15% मतलब आता है 60,000। तो डेप्रिसिएशन अलाउएबल में नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ रहा है
72,000. तो दिस इज द फिगर ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन. ये नंबर 1 है, इसको हम ए लिख रहे हैं. तो ए में हम लोग डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया. अभी बी करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन. एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A और एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल न्यू प्लांट और मशीनरी के रेस्पेक्ट में अलाउ किया जाता है. तो हम लिख रहे हैं न्यू. न्यू में 2 आ रहे. नंबर 1 P4 एंड सेकेंड आ रहे P5. P4 का एक्चुअल कॉस्ट कितना था? P4 का एक्चुअल कॉस्ट था 60,000 और एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना अलाउबल है? 20%. और P5 का रेट, P5 का एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 40,000 और एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 20%. बट पूरा 20% अलाउ नहीं किया जाएगा इस बार, क्योंकि 40,000 वाला P5 प्लांट को लेस देन 180 डेज यूज किया गया है, इसलिए 50% अलाउ होगा. जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन के केस में 50% अलाउ किया गया था 40,000 प्लांट के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउ किया जाएगा 50% ऑफ द एप्लीकेबल रेट. बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? तो देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? एडिशनल डेप्रिसिएशन का फिगर आ रहा है 12,000 प्लांट 4 के रेस्पेक्ट में एंड प्लांट 5 के रेस्पेक्ट में 8,000 आना था, आएगा 4,000. 50% है तो मतलब 16,000. तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है 16,000 और नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना आया था? 72,000. दोनों मिला के डेप्रिसिएशन अलाउबल कितना आ रहा है? For the previous year, $1920 रुपीज 72,000 प्लस 16,000 मतलब रुपीज 88,000. तो क्लोजिंग WDV और ब्लॉक 1 मतलब ब्लॉक 1 के अंडर कौन कौन से एसेट अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं? प्लांट 1 प्लस प्लांट 2. प्लांट 3 को बेचा गया था, प्लांट 3 अभी है नहीं. प्लांट 4 प्लस प्लांट 5. किसको हमने बेचा था? प्लांट 3 को बेचा था ना. देखिए प्लांट 3 को हमने सेल किया था. क्लियर? तो क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक 1 ऑफ X लिमिटेड. क्लोजिंग WDV का मतलब एज ऑन 31 मार्च 2020 मतलब 1920 का क्लोजिंग कितना आएगा? अब बताओगे सर ₹5 लाख था WDV फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन और आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो 88,000. तो 5 लाख से 88,000 लेस करने में 4,12,000 आएगा. 4,12,000 यही हो जाएगा ओपनिंग WDV
फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट साल कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर 2021 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब असेसमेंट ईयर 21-22। बात क्लियर? चलिए ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक 1 मतलब P1 प्लस P2 प्लस P4 प्लस P5 of X Limited as on 1st April 2020 कितना आएगा बताइए सर? वही ₹4,12,000। इसके साथ एडिशन होगा तो एडिशन मान लो नील है, कुछ है ही नहीं। फिर अगर कोई एसेट वगैरह सेल, डिस्ट्रॉयड, डेमोलिश, डिस्कार्डेड हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में माइनस पेबल को लेस करना पड़ेगा, वो भी मान लीजिए नील है। तो जो 4,12,000 आएगा यह आएगा WDV अंडर सेक्शन 43 क्लॉज 6 फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आइए डेप्रिसिएशन अलाउबल लिख रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 नंबर 1 लेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 और नॉर्मल डेप्रिसिएशन मतलब 4,12,000 इसके ऊपर 15%। बात समझ में आ रहा है? 4,12,000 के ऊपर 15% कितना आता है? कैलकुलेट करो। 4,12,000 इसके ऊपर 15% तो 61,800 आ रहा है। 61,800। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना है। आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि सर एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्यों क्लेम कर रहे हैं? क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो एलिजिबिलिटी कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ है 2021 प्रीवियस ईयर में। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में। 2021 प्रीवियस ईयर में कोई भी न्यू प्लांट और मशीनरी को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल नहीं किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक 1 ऑफ एक्स लिमिटेड। तो कैसे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो? आपका क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, बट पहले मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आप कौन सा सेक्शन को यूटिलाइज करते हैं? अब बताओगे सर सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A को यूटिलाइज करते हैं, बट इस बार हम सेक्शन 32 क्लॉज 1(2)A को यूटिलाइज नहीं कर रहे। कैसे? देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर थर्ड प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2
सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का थर्ड प्रोवाइसो का हिसाब से एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोग क्लेम कर रहे हैं। मतलब 1920 प्रीवियस ईयर में दो प्लांट को एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल किया गया था, P4 एंड P5। P4 को यूज्ड किया गया था मोर देन 180 डेज, बट P5 को यूज्ड किया गया था लेस देन 180 डेज। इसलिए P4 के रेस्पेक्ट में एडिशनल डेप्रिसिएशन का पूरा 20% अलाउ नहीं किया गया था। एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट 20% दिया जाता है, बट एसएससी क्लेम कर पाया था केवल 10%, मतलब 20% का आधा। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट था उसका 50% अलाउ किया गया था एसएससी को, क्योंकि वो न्यू प्लांट P5 को यूज्ड किया गया था 1920 प्रीवियस ईयर में लेस देन 180 डेज। सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का जो थर्ड प्रोवाइसो होता है वो बताता है अगर ऐसा सिचुएशन है तो रिमेनिंग 50% को अलाउ किया जाएगा सक्सेसिव प्रीवियस ईयर में। और इन दिस केस सक्सेसिव प्रीवियस ईयर मतलब 2021 प्रीवियस ईयर, तो 2021 प्रीवियस ईयर में हम लोग रिमेनिंग 50% को क्लेम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इसलिए 2021 प्रीवियस ईयर में कोई भी न्यू प्लांट और मशीनरी को एक्वायर नहीं किया गया, फिर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि ये रिलेटिंग टू अर्लियर प्रीवियस ईयर से वो बैलेंस हम लोग क्लेम कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए P4 का, ये केवल P4 के रेस्पेक्ट में हम लोग क्लेम कर रहे हैं, सॉरी P5 के रेस्पेक्ट में हम लोग क्लेम कर रहे हैं। बताइए P5 का एक्चुअल कॉस्ट कितना था? ये एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर होता है। अब यहाँ पे ऐसा मत कीजिए कि 40,000 से लेस कर दोगे जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गया है 1920 प्रीवियस ईयर में, ऐसा नहीं होता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, तो इसलिए एक्चुअल कॉस्ट लेंगे। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 40,000। तो 40,000 के रेस्पेक्ट में 40,000 से आप डेप्रिसिएशन लेस मत करो जो 1920 में आपने ऑलरेडी चार्ज कर दिया, और 2021 में भी आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रूप में वो वाला P5 वाला मशीनरी के प्लांट के ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो चाहे 1920 चाहे 2021 जो भी डेप्रिसिएशन आपने P5 के रेस्पेक्ट में चार्ज किया है वो लेस नहीं होगा। जब हम 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का थर्ड प्रोवाइसो का हिसाब से एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं उस पर्पस में, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग 40,000 के ऊपर ही रेट को अप्लाई करेंगे। 40,000 के ऊपर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन और उसका 50%, मतलब 8,000 आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। 4,000 1920 में क्लेम किया था और रिमेनिंग 4,000 को हम क्लेम करेंगे 2021 प्रीवियस में। बात क्लियर होगी? तो यहाँ पे हम 4,000 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का फिगर कितना आ रहा है? 65,800 डेप्रिसिएशन का फिगर आ रहा है। क्लियर हो गया? दिस इज द अलाउएबल डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन अलाउएबल है फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। तो हम लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन अलाउएबल (2021) 65,800। तो अब WDV कैलकुलेट कर पाओगे? क्लोजिंग WDV ऑफ 2021, यस, 4,12,000 से 65,800 लेस होगा, तो क्लोजिंग WDV कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बात क्लियर है? अभी चलिए BR प्रोविजन को एक बार देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी स्टडी करके आया है। देखिए BR प्रोविजन क्या बता रहा है। थर्ड प्रोवाइसो को देखिए क्या बता रहा है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एसेट, इसके बाद अब सेकेंड लाइन स्टडी करो, acquired by the assessor during the previous year and is put to use for the purpose of business for a period of less than 180 days in that previous year। अगर कोई एक स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट को एक्वायर्ड किया है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट को पुट टू यूज किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस लेस देन 180 डेज, ऐसे केस में कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? आप बोलोगे अगर
नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में कॉन्सिक्वेंस बताया जाएगा तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का जो रेट एप्लीकेबल होता है वो स्पेसिफाइड डेप्रेसेबल कैपिटल एसेट के ऊपर वो पूरा रेट अप्लाई नहीं किया जाएगा, उसका आधा अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि लेस देन 180 डेज एसेट को पुट टू यूज किया गया है ड्यूरिंग द एक्विजिशन ईयर। और अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो पहले तो स्पेसिफाइड डेप्रेसेबल कैपिटल एसेट को प्लान्ड एंड मशीनरी होना पड़ेगा, तब जाके एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो रेट एप्लीकेबल होता है वो रेट का 50% अप्लाई किया जाएगा वो प्लान्ट एंड मशीनरी के ऊपर। यही होगा कॉन्सिक्वेंस। बट थर्ड प्रोवाइसो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए लिखा हुआ था एसेट कौन सा टाइप का है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एसेट रेफर टू इन क्लॉज 2A और द फर्स्ट प्रोवाइसो टू क्लॉज 2A, ये दोनों ही होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में। क्लॉज 2A और फर्स्ट प्रोवाइसो टू क्लॉज 2A दोनों ही होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A एडिशनल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में रेट प्रेस्क्राइब करता है 20% और फर्स्ट प्रोवाइसो टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A के केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है 35%। बात समझ में आ रहा है? बैकवर्ड एरिया के रेस्पेक्ट में ऐसा 35% का एडवांटेज दिया जाता है। तो एसेट एडिशनल डेप्रिसिएशन का कैटेगरी में फॉल किया है थर्ड प्रोवाइसो के केस में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हो गया है एसेट रेफर टू इन क्लॉज 2A और फर्स्ट प्रोवाइसो टू क्लॉज 2A। इसका मतलब होता है एसेट के रेस्पेक्ट में एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेकर बात चल रहा है। बताइए मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में नियम क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर प्लांट और मशीनरी को ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर एक्वायर्ड किया जाता है एंड लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया जाता है, तो आप बताओगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन का जो रेट आधा अप्लाई होता है, ऐसे ही एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट को भी आधा अप्लाई किया जाता है। कैसे पता चला? सेकेंड प्रोवाइसो में लिखा था। देखिए सेकेंड प्रोवाइसो क्या बता रहे थे? बता रहे थे रेस्ट्रिक्टेड टू 50%, मतलब रेट जो एप्लीकेबल है उसका 50% रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। रेस्ट्रिक्टेड टू 50%, हम सेकेंड प्रोवाइसो स्टडी कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द परसेंटेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एन एसेट अंडर क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 2A। मतलब क्लॉज 1 तो होता है SLM, क्लॉज 2 होता है WDV और क्लॉज 2A होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% वाला रेट। मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में 10% आपको अलाउ किया जाएगा। और एक्विजिशन वाला प्रीवियस ईयर में, अगर एक्विजिशन वाला प्रीवियस ईयर में प्लांट और मशीनरी को पुट टू यूज किया गया है लेस देन 180 डेज, तो सर रिमेनिंग 10% को लेकर क्या होगा? उसको लेकर तो थर्ड प्रोवाइसो बात करें। थर्ड प्रोवाइसो क्या बता रहे हैं? देखिए पढ़िए। एंड द डिडक्शन अंडर दिस सबसेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50%। ये तो हमने सेकंड प्रोवाइसो में पढ़ के आया, उसी को रेफर कर रहे हैं। ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द परसेंटेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एन एसेट अंडर क्लॉज 2A। सेकंड प्रोवाइसो एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल का SLM, नॉर्मल का WDV, तीनों को लेकर बात कर रहे थे। नॉर्मल का SLM को लेकर बात कर रहे थे, नॉर्मल का WDV को लेकर बात कर रहे थे, एडिशनल लेकर बात कर रहे थे। बट थर्ड प्रोवाइसो जब पढ़ाई कर रहे हैं केवल एडिशनल में फोकस करो। क्लियर? तो लिखा हुआ है and the deduction under this subsection in respect of such asset is restricted to 50% of the amount calculated at the percentage prescribed for an asset under clause 2A for that previous year। हम लोग जानते हैं यही हमने सेकेंड प्रोवाइसो में स्टडी करके आए। देन द डिडक्शन फॉर द बैलेंस 50%, जिसको लेकर क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द परसेंटेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर सच एसेट अंडर क्लॉज 2A। मतलब जो 10% को अलाउ किया गया था, रिमेनिंग 10% को क्या किया जाएगा? शैल बी अलाउड अंडर दिस सबसेक्शन इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एसेट। बात यहां क्लियर होगी? तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में थर्ड प्रोवाइसो बात किया है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का अगर आधा अप्लाई किया गया है कोई पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो रिमेनिंग आधा को अलाउ किया जाएगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। बात यहाँ तक क्लियर? तो इसको यहीं खत्म करता है एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट।